భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 100 ఏళ్లు పూర్తయ్యే నాటికి దేశం ఏ స్థాయిలో ఉండాలో ప్రణాళికలు రచించినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు. ఈ అంశంపై 2 ఏళ్ల నుంచే పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పిన ప్రధాని ఇందుకోసం ప్రతి శాఖలో ప్రత్యేక అధికారుల్ని నియమించినట్లు వెల్లడించారు. ఎన్డీఏ సర్కార్ తెచ్చిన ఎన్నికల బాండ్లతో రాజకీయ పార్టీల విరాళాల సేకరణలో పారదర్శకత వచ్చిందన్న మోదీ ఈ బాండ్ ద్వారా ప్రతిపక్షాలకే అత్యధిక విరాళాలు అందినట్లు గుర్తు చేశారు. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న ప్రధాని అదే సాకారమైతే చాలా ఖర్చు మిగులుతుందన్నారు. సిబిఐ, ఈడీ సహా రాజ్యాంగ సంస్థల దుర్వినియోగంపై ప్రతిపక్షాలు చేసిన ఆరోపణలను మోదీ ఖండించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 10 ఏళ్లలో తమ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలు, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై మాట్లాడారు. तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं। हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का, मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता हूं और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए 25 साल के लिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ही परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? सर्दियों में कीजिएगा, और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला आपने सही मुद्दा उठाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं, और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है, और जब इलेक्शंस आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी।
कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसका राजनीतिकरण किसने किया? जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया। जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या? राम मंदिर बन गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए। सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था? सरदार पटेल थे, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थी, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ, जो भी है। अब ये और वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊं, वहां के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूं, उसकी भी मजाक उड़ाना। तमिलनाडु जाऊं, लुंगी पहनूं, तो उनको लगता है देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है ना। ये मंदिर, तीन चीजें मैं देखता हूं। एक 500 साल का एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान। दूसरा, लंबी न्यायिक प्रक्रिया। हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने एक एक, दो दो, 5-5 रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं? सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि ये सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है? कांग्रेस में ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो अलग इकाई है क्या? दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है। भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें, प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज्यादा कहां है? तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम है कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं? किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है। पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है। हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते
तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय को चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। जब इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं और वो जब आपसे अमेरिका में मिले थे तो उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या जब ऐसे कंपनीज भारत में आएंगे तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी? क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज भारत आएंगी तो क्या भारत में नौकरियां होंगी, नहीं होंगी? इन दोनों पर पूछना चाहती हूं मैं। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक। मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया, वो कहीं बाहर थे तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए, मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे। 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए क्योंकि भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है नॉट इम्पोर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है? उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं और जब ओनरशिप लेते हैं तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। जब मेरा मौका आया 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भी ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता।
चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन, एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देते, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे। डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है। ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। 2014 से पहले 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहां 34 लाख, कहां 2,200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया सीव करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे। इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कालखंड में कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए।